देखिए बेटा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया। नाउ एज पर न्यू पैटर्न जो अभी सीबीएसई का आया है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सीबीएसई वाले बच्चे, स्टेट बोर्ड का तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया है। स्टेट बोर्ड वाले तो वैसे भी मजे लेते हैं, इस बार तो मजे ले रहे हैं। अगर हम सीबीएसई के हिसाब से देखें, यू मस्ट बी नोइंग द एग्जाम पैटर्न, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ टेक्निकली क्या है। हमारा जो टर्म 1 होगा, नवंबर दिसंबर, 90 मिनट्स ड्यूरेशन का एक पेपर होगा इसमें। 90 मिनट्स ड्यूरेशन का पेपर होगा और इसमें ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कवर किया जाएगा एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, जैसे हमारा चल भी रहा है। मोस्ट जनरली हम इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पढ़ तो सब कुछ रहे हैं, बट टेस्टिंग हमारी जो है वो एमसीक्यू बेस्ड ही हो रही है। ठीक है, दिस इज वन। सेकेंड टर्म जो है वो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है मार्च या अप्रैल में, राइट। रिमेनिंग 50% सिलेबस होगा इसमें। रिमेनिंग 50% मतलब अगर हम थोड़ा लॉजिक लगा के देखें, हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे बुक 1 इसमें आ जाएगी और बुक 2 इसमें आ जाएगी। ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स इसमें, इलेक्ट्रोड मैग्नेटिज्म इसमें। बट ये जो रिमेनिंग 50% है, इसमें ये सब्जेक्टिव होगा। अगर आपका स्कूल स्टार्ट हो गया, लाइक अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गई एंड आप स्कूल जाना शुरू कर गए, मे बी 15 जुलाई के बाद या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद, तो ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, क्योंकि सेकेंड टर्म आप स्कूल जाके पढ़ेंगे, है ना, एज पर द गाइडलाइंस। बट अगर ये नहीं हुआ, लाइक कंडीशन अगर नॉर्मल नहीं हुई, सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, तो ये भी एमसीक्यू ही होगा। एंड इन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस, अगर सेकेंड टर्म हुआ ही नहीं, ठीक है, मान लो इतना सिचुएशन खराब हो जाती है, पॉसिबल ही नहीं एग्जाम लेना, तो इसी के बेसिस पे सेकेंड टर्म्स की, मतलब इसी के प्रोपोर्शन में है। जैसे अगर किसी ने यहाँ 50% मार्क्स लिए हैं और वो ये सोच के बैठा है कि कोई बात नहीं, पहला टर्म चला गया, मैं अगले टर्म में 90 ले लूंगा, 50 और 90 का एवरेज निकाल के 70% तो बन जाएंगे। बट अगर सेकेंड वाला हुआ ही नहीं, तो फिर यही 50% आगे भी काउंट किए जाएंगे, ओवरऑल उसकी परसेंटेज 50 ही रहेगी। इससे दो चीजें क्लियर हो रही हैं कि आपको ये वाला जो फर्स्ट टर्म है, इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको लाइटली नहीं लेना है। यू हैव टू लाइक पूरा इसको अटेंशन देनी है। ये कोई वैसा नहीं है जैसे पहले होते थे ना, कच्चे पेपर और पक्के पेपर, ये वैसा नहीं। दिस इज आल्सो द फाइनल एग्जाम एंड हो सकता है यही फाइनल 2 बार काउंट हो। इधर भी अगर ये नहीं हुआ, अगर तो ये हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ये वाला परसेंटेज इधर भी ऐड, मतलब यही परसेंटेज यहाँ रहेगा। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि देखिए हमारे पास अगर हम टेक्निकली देखें, हम ऑलमोस्ट 2.5 या 3 महीने से पढ़ रहे हैं और अभी 1.5 या 2 महीने और लगेंगे इस फर्स्ट टर्म को एज पर आवर प्रेजेंट स्पीड, क्योंकि हमने स्पीड इंक्रीज नहीं किया। वी आर थिंकिंग कि मार्च अप्रैल में होना है फाइनल एग्जाम। बुक 1 को कंप्लीट करने में अभी 1 से 1.5 महीना और लगेगा, अगर हम नॉर्मली स्पीड से जैसे चल रहे हैं वैसे ही चले, ठीक है। एंड लेट अस से कि हमारा अगस्त पूरा चला जाता है, then we'll be having September, October for this। लेकिन सितंबर और अक्टूबर में टेक्निकली देखो, जब आपके ऊपर ये प्रेशर होगा ना कि नवंबर में हमारा फाइनल एग्जाम है, तो आप लोग बोलोगे सितंबर अक्टूबर के दोनों मंथ में से एक महीना कम से कम या 15-20 दिन हमें रिवीजन करा दो इसकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भूल गया, उसका रिवीजन करा दो, उसका टेस्ट ले लो। एंड मोर ओवर जब ये एग्जाम आ जाएगा तो 15 दिन आप एग्जाम हॉलीडेज ले लोगे, एक महीना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। सो इन दैट केस क्या होगा, अगर दिसंबर में हम फ्री होते हैं, हमारे पास जैन और फेब रहेंगे फॉर दिस कोर्स कंप्लीशन। इस सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करने के लिए इफेक्टिवली अगर आप सोचो तो हमारे पास टाइम कम है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम खींच के ले जाएं, नवंबर तक भी करते रहे तब भी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। सो माय सजेशन इज, हमने 2 चैप्टर 2 यूनिट
बड़े डिटेल में पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आगे वाले सारे भी डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी अगर हम कोई ऐसा यूनिट स्टार्ट कर दें जिसका किसी और यूनिट के साथ लिंक नहीं हो, ठीक है, जैसे मैंने चूज किया एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और किसी यूनिट के साथ लिंक नहीं है, इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं इस एटम्स एंड न्यूक्लियाई को। और जब हम एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, मान लो 15 दिन इसमें लगा दिए, 15 to 20 डेज लगा लिया हमने इसमें, तो इससे क्या होगा, हमारा जो सेकंड पार्ट का लोड है थोड़ा सा कम हो जाएगा, एटलीस्ट 10% कम हो गया। जब वो लोड 10% कम हो जाएगा, एंड इसके लिए हमारे पास टाइम तो है ही है, तो फिर हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। एंड ये वाला जब सेकंड पार्ट शुरू होगा तो ऑलरेडी एक मेंटल प्रेशर नहीं होगा, एक यूनिट हमने पहले से पढ़ा होगा, और मे बी ऑप्टिक्स हम नवंबर से पहले पढ़ ही लेंगे, तो फिर जैन फेब के लिए हमारे पास सिर्फ वो चैप्टर रहेंगे, 2-3 चैप्टर प्लस रिवीजन। एंड मोर ओवर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो सारा सिलेबस एक साथ ही आना है, सो वी हैव टू डू इट अगेन आल्सो। सो नाउ विल गो बाय योर चॉइस, बट माय सजेशन इज, अगर हम एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ लेंगे, सो विल बी हैविंग डबल बेनिफिट। नाउ एज पर योर वोटिंग, मैं आई विल गिव यू 5 मिनट्स, ठीक है, फिर देखते हैं। ओके सर। बेटा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई को समझने के लिए आपको थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आना चाहिए, बस नथिंग एल्स। कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने रैंडमली स्टार्ट नहीं किया ये, ठीक है, मैं कोई और ड्यूल नेचर ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी स्टार्ट कर सकता था। आई हैव चूजन दिस यूनिट फॉर ए पर्टिकुलर रीजन कि इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में पूरा जो चैप्टर यूनिट है, अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखें, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 चैप्टर्स, वन इज एटम्स, द अदर इज न्यूक्लियाई, राइट। अगर हम एटम की बात करें, एटम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे डॉल्टन। डॉल्टन ने एटम को एक्सप्लेन किया और ये बोला कि डॉल्टन ने एक्सप्लेन किया एटम को, एंड अकॉर्डिंग टू डॉल्टन एटम जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मैटर। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन, सुना हुआ आपने? थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले। थॉमसन ने बोला कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एंटिटी नहीं है मैटर की। जब हम ये बोलते हैं स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मैटर, तो इसका मतलब ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ different atoms, या matter is made up of molecules, and molecules are made up of atoms which are not further divisible. When we say that it is the smallest entity of matter, that means atom indivisible है, atom का further division नहीं हो सकता, ठीक है। ये डॉल्टन का कॉन्सेप्ट था कि एटम जो है वो मैटर की सबसे छोटी एंटिटी है, सबसे छोटा ब्लॉक है, विच इज फर्दर इनडिविजिबल। लेकिन जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया इसी एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। उस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। उस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, या उस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। बेटा ये जो प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल है, विच इज गिवन बाय जे थॉमसन, इसमें थॉमसन ने ये बोला कि एटम जो है वो 2 तरह के चार्जेस से बना है, और वो कौन से हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। जे थॉमसन के अकॉर्डिंगली द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम is uniformly distributed,
throughout the volume. Throughout the volume of atom. एटम एक स्फेरिकल एंटिटी है और उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटरमेलन. एम्बेडेड मींस डिस्ट्रीब्यूटेड. इलेक्ट्रॉन्स वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जैसे प्लम्स इन पुडिंग और सीड्स इन वाटरमेलन. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द प्लम पुडिंग मॉडल. दिस इज कॉल्ड एज अ प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल. एंड ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की, कि ये हमारा एटम है, ठीक है, एक स्फेरिकल एंटिटी है जो पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे का पूरा भरा हुआ है. थ्रू आउट द वॉल्यूम वी हैव पॉजिटिव चार्ज. जैसे पूरा एक वाटरमेलन का ये जो रेड वाला पोर्शन होता है, दैट इज लाइक पूरा वॉल्यूम फिल्ड है. तो थॉमसन के अकॉर्डिंगली ये पूरी स्पेस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, या पॉजिटिव चार्ज जो है इस पूरी स्पेस में, पॉजिटिव चार्ज इस पूरी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है. और इलेक्ट्रॉन्स वैसे हैं, डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक सीड्स इन वाटरमेलन. Positive charge of an atom is uniformly distributed throughout the volume and electrons are embedded like seeds in watermelon. तो थॉमसन का जो मॉडल है उससे ये पता चला कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू थॉमसन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज इक्वल टू the negative charge of electrons. एटम का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज के बराबर है, so the atom is electrically neutral. Any atom in its natural state is electrically neutral. Atom in its natural state is electrically neutral. तो ये जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट है, यू हैव स्टडीड इन बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज कॉल्ड एज द बैलेंस्ड स्टेट. जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज. दैट मींस अभी का जो प्रेजेंट स्टेटस है जिसमें हम बोलते हैं कि प्रोटॉन्स हैं या न्यूक्लियस है, वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं था. थॉमसन के मॉडल में प्रोटॉन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है. प्रोटॉन तो बड़ी देर के बाद डिस्कवर किया था चैडविक ने. सो डाल्टन के बाद ये जो थॉमसन का मॉडल आया, इट एक्सप्लेन व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. लेकिन जे थॉमसन के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने जो चीजें ऑब्जर्व की, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, उन ऑब्जर्वेशंस को थॉमसन मॉडल के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था. रदरफोर्ड्स मॉडल वाज अ न्यू मॉडल, मतलब आफ्टर जे थॉमसन मॉडल. तो इस मॉडल में इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट करा और कोशिश की कि क्या उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस को हम थॉमसन मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ही गॉट ए नेगेटिव आंसर, नेगेटिव रिजल्ट कि नहीं, थॉमसन मॉडल तो इस एक्सपेरिमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा. तो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड के मॉडल का कंक्लूजन क्या निकला वो देखते हैं बाद में. पहले देखो कि उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया.
He did a very famous experiment which is called as alpha scattering experiment. Alpha scattering experiment. What was that experiment? उसने एक लेड ब्लॉक के अंदर जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट था, एक लेड ब्लॉक में एक कैविटी है, कैविटी मीन स्मॉल ओपनिंग, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा। रेडियो एक्टिविटी पहले से डिस्कवर हो चुकी थी, हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी को 1890s में डिस्कवर कर लिया था। ये 1909 का एक्सपेरिमेंट है। यहां रखा रेडान, एक रेडियो एक्टिव, बड़े सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया विद रेडान। ये जो रेडान है ये अल्फा एमिटर है। अल्फा एमिटर होने का मतलब ये अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है। अल्फा इस फाइन कैविटी में से, कैविटी होता है बेटा ओपनिंग, इस कैविटी में से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए, और ये जो फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, इस अल्फा पार्टिकल्स की इस बीम को अलो किया गया टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉयल। It was allowed to fall on a thin gold foil. Right? एक गोल्ड फॉयल जिसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर थी। Why gold was used? गोल्ड की मेलेबिलिटी बहुत हाई होती है, so we can have a thin sheet. Right? दूसरा, एक और प्रॉपर्टी है, गोल्ड इज ए हेवियर एलिमेंट, so we cannot choose a lighter element, क्योंकि बेटा जो अल्फा पार्टिकल है, आपको पता है अल्फा पार्टिकल एक हेवियर पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स ज्यादा है। तो ये फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जब ये यहाँ अलो की, तो इस गोल्ड फॉयल से निकलने के कारण 2 रीजंस क्या है बेटा, एक तो मेलेबल है, मतलब वी कैन हैव ए थिन शीट, और दूसरा इट्स ए हेवियर एलिमेंट। ये नहीं हो ना कि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ किसी को हिट करे और उसको ही ले जाए साथ, तो दिस शुड बी सम हेवियर एटम्स इनटू इट, इन इट। सो गोल्ड वाज चोजन। गोल्ड का एटॉमिक नंबर पता है 76 होता है। सो ये गोल्ड, ये न्यूक्लियस, सॉरी ये अल्फा पार्टिकल्स जो एमिट हो रहे हैं इस रेडान से, गोल्ड फॉयल से निकलने के बाद ये अल्फा पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हुए। अब कैसे पता चला अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हुए? ये एक स्क्रीन है जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, ZnS, विच इज ए फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो क्या हुआ, जब ये अल्फा पार्टिकल जिंक इस स्क्रीन को हिट करे, तो जहां जहां ये अल्फा पार्टिकल हिट करता था स्क्रीन को, वहां से लाइट फ्लैश, फ्लैश क्या होता है, ऐसे वहां से ब्राइटनेस जैसी दिखी, फ्लैशेस, स्लाइट फ्लैशेस, जिसका ये मतलब था कि यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल हिट कर रहा है, और चार्ज पार्टिकल कौन सा है, अल्फा पार्टिकल ही, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने, देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो हिट एंड ट्रायल होता है, बार बार किया, समटाइम्स रेडान लिया, समटाइम्स कोई दूसरा एलिमेंट लिया, तो यहाँ से हर बार अल्फा पार्टिकल्स को अलो किया। कोई दूसरा एलिमेंट है, अगर उसमें से बीटा पार्टिकल भी निकलते थे, तो यहाँ एक कलेक्टर लगा के बीटा पार्टिकल को खींच ले। सो दिस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकले वो भी समझना, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या कंक्लूजन हैं, वो देखते हैं। ठीक है, यहां से क्या ऑब्जर्व हुआ कि गोल्ड लीफ को स्ट्राइक करने के बाद अल्फा पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो गए। सो लेट अस अंडरस्टैंड द एटॉमिक व्यू। ये मान लो एक गोल्ड एटम है, यहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं,
जब यहाँ से एक फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आ रही है, तो रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे ही चले गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है दे गॉट स्कैटर्ड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है दोनों तरफ से जा सकते हैं, लेकिन 8000 में से एक अल्फा, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी है विच आर स्कैटर्ड बाय सम लार्ज एंगल्स लाइक दिस, बट 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो जिसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। अब जिसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, इसका नंबर बहुत कम था, 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल्स retraced their paths। 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जिसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। अब जो अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड एटम का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ उसके ऊपर। जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वो किसी ना किसी फोर्स के कारण होंगे। फोर्स कौन सी? या तो इलेक्ट्रॉन के कारण अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगी, और या फिर जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण जो फोर्स लगी। बेटा जो इलेक्ट्रॉन है, now it becomes very difficult जब आपको पता है ना कि मल्टीपल चॉइस में आना है, तो you have to study each and every small thing also। वही क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी अल्फा पार्टिकल को अफेक्ट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वो सिचुएशन है जैसे एक बुलेट हमने फायर की और यहाँ एक मच्छर उड़ रहा है और इस मच्छर के कारण बुलेट ऐसे हो गई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो ऑलमोस्ट 8000 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो जब ऐसे बोलेंगे ना, दिस इज ए मस्किटो एंड दिस इज ए बुलेट, बुलेट यहाँ से आई, मस्किटो तो इससे बहुत ही कम है मास में, तो ये उसको डेविएट कर दे। दैट इज नॉट पॉसिबल कि मस्किटो की हेल्प से हम बुलेट की डायरेक्शन को चेंज कर दें या मस्किटो के कारण बुलेट की डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन के कारण अल्फा पार्टिकल के लिए ऊपर फोर्स लग रही है, that cannot be responsible for this deviation। तो ये डेविएशन जो है ये डेफिनेटली एटम के पॉजिटिव चार्ज के कारण ही हो रही है, ठीक। और अगर और रिपल्शन होता है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज के कारण हो रही है तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स तो वापिस चले जाने थे, बिकॉज थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंगली ये पूरा एटम तो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, तो इधर वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले अल्फा पार्टिकल को, इधर वाला इसको सबको रिपेल करता तो सारे अल्फा पार्टिकल वापस आते। बट अल्फा पार्टिकल एक्चुअली वापस, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स वापस आए, 1 in 8000, ठीक है। दिस वाज द फेलियर ऑफ थॉमसन्स मॉडल कि very small number of alpha particles retraced their paths, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि किसी भी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है that is concentrated over a very small region, and that small region was named as nucleus। The central core of an atom is nucleus, which contains the entire positive charge of atom, right। इसका वॉल्यूम बहुत कम है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। दैट इज व्हाई जो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से डेविएट हुआ उसका नंबर भी बहुत कम है, 1 in 8000, ठीक। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है इसका मेन कंक्लूजन भी यही है बेटा। रदरफोर्ड के मॉडल के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का सॉरी न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। रदरफोर्ड्स मॉडल led to the conclusion कि एटम का पॉजिटिव चार्ज
छोटे से रीजन में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, उस रीजन को न्यूक्लियस बोला गया। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ओवर ए स्मॉल रीजन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द न्यूक्लियस। ठीक है, और इसी न्यूक्लियस के कारण देखो it was concluded कि most of the space is empty, that is why most of the alpha particles went straight। जो जितना दूर होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स उतनी कम, तो इस न्यूक्लियस का या इस पॉजिटिव चार्ज का बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर इफेक्ट नहीं है, इसलिए मोस्ट वेंट स्ट्रेट। अब जो इसके थोड़ा सा पास है वो थोड़े एंगल से डेविएट हुआ, जो बिल्कुल पास है वो बड़े एंगल से डेविएट हो गया, लेकिन जो उसको हेड ऑन कोलाइड करने वाला है वो इसको कोलाइड नहीं कर पाया, एंड विदाउट कोलाइडिंग इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, वो जो छोटा सा पार्ट है जहां से सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट वाज नेम्ड एज द न्यूक्लियस। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। दो और लोग भी इन्वॉल्व थे, जेजर एंड मैर्सडन, they were co-workers of Rutherford। क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट, आई टोल्ड यू इट इज ऑलवेज हिट एंड ट्राई। एक ग्राफ बनाया बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इस ग्राफ का कुछ शेप इस तरह से बना, रफली बना रहा हूं। द शेप ऑफ द ग्राफ इज रफली लाइक दिस, और थोड़ा सा और अगर सिमेट्रिक बनाना तो ऐसा। So on the basis of this graph क्या कंक्लूजन निकला, देखो यहां जो थीटा है दैट इज स्मॉल। ठीक है, स्मॉल थीटा। हियर थीटा इज लार्ज, थीटा स्मॉल होगा तो देखो इसके कंपैरिजन में जो n है दैट इज लार्ज, और यहां पर n जो है वो छोटा है। तो इस ग्राफ के बेसिस पे, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स थे, इस ग्राफ के बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि स्मॉल एंगल से बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स का डेविएशन हुआ, एंड लार्ज एंगल से बहुत कम अल्फा पार्टिकल का डेविएशन हुआ। फॉर दिस वी कैन से थीटा इधर बढ़ रहा है ना, थीटा स्मॉल एंड लार्ज, थीटा लार्ज एंड स्मॉल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, means for them the theta was 0। theta 0 means इसको आप यहाँ ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन थी, ये कंक्लूजन थी। कंक्लूजन मेन यही निकला कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर ए वेरी स्मॉल रीजन। इसके अलावा बेटा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ पैरामीटर्स और इन्वॉल्व हैं यहाँ, इसी को समझने के लिए। देखो अगर ये ग्राफ बेटा देखो ना क्या है, मैंने क्या लिखा, लार्ज एंगल से स्कैटरिंग, लार्ज एंगल स्कैटरिंग हुआ, स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का। ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखी थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, सो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड बाय, very few alpha particles were scattered by large angles, and large angle scattering, sorry, small angle scattering। small angle scattering का क्या मतलब है, small angle scattering large number of alpha particles का हुआ। तो अगर एंगल की बात करें, स्मॉल एंगल से बहुत ज्यादा नंबर है, और लार्ज एंगल से बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग हुआ। तो ग्राफ क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस लिया है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, अलोंग वाई एक्सिस लिया है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। थीटा स्मॉल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज। थीटा मतलब ये स्मॉल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज लार्ज। मतलब थीटा मतलब एक्स इज स्मॉल, वाई इज लार्ज, एंड थीटा लार्ज, वाई स्मॉल। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका कोई इक्वेशन नहीं है,
दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कि इतने अल्फा पार्टिकल्स आए, इतने एंगल से स्कैटर हुए, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, दिस ग्राफ इज लाइक दिस, व्हिच इंडिकेट्स कि यहाँ देखो ना x की वैल्यू कम है, y ज्यादा है, और यहाँ देखोगे x ज्यादा हो गया, y कम हो गया, जिसका ये मतलब है स्मॉल एंगल से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स और लार्ज एंगल से कम अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग हुआ। इसका मैथमेटिकल पार्ट हम कल करेंगे, अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा नहीं तो। इसमें हम बात करेंगे कि हम न्यूक्लियस का साइज कैसे फाइंड कर सकते हैं, साइज ऑफ द न्यूक्लियस आल्सो। कितने मिनट देयर इज अ टर्म, मैथमेटिकल पार्ट कल करते हैं, मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता देता हूं। ये हो गया अनन्या, देयर इज अ टर्म कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, देखो ये है एटम, ये है एटम का पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ए वेरी स्मॉल रीजन, ये एक सेंट्रल जो हेड ऑन कोलाइड करने वाला, या एक सेंटर पे अभी अल्फा पार्टिकल नहीं भी बनाना, ये सेंट्रल लाइन है। ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, सपोज करो ये वो अल्फा पार्टिकल है जो स्कैटर हो गया बाय सम एंगल, ऐसे चला गया। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द सेंट्रल लाइन, इसे b से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड ए लाइन अलोंग द न्यूक्लियस, एक्सिस बोलेंगे इसको हम, एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस। सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट पैरामीटर। जितना दूर होगा अल्फा पार्टिकल, इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा, और अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल पास है तो इम्पैक्ट पैरामीटर कम। हम ये बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा एंगल से कोई स्कैटर हुआ है तो उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कम है, और अगर कम एंगल से स्कैटर हुआ है तो मतलब उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। और जो 8000 में से एक वाला अल्फा पार्टिकल है उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, क्योंकि वो अलोंग दिस एक्सिस ही आ रहा है और यहीं से वापस आया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस अल्फा पार्टिकल एंड दिस एक्सिस इज 0। तो इम्पैक्ट पैरामीटर से भी हमें ये पता चलता है, ठीक है, वी हैव ए मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर दिस, कल बताऊंगा वो। इससे ये पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल पास है कि दूर है, या स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ या लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। दूसरा पैरामीटर है बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इन दोनों की बात हम कल करेंगे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो इस पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल के लिए है। ये 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल वो है जो सीधा जा रहा था न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस को हिट नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी बेटा। ये न्यूक्लियस है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये अल्फा पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। ये उधर जा रहा है बिकॉज जब इसका एमिशन हुआ इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, बट धीरे धीरे ये इसके फील्ड में आ रहा है, तो इसकी रिपल्शन जब इस पे बढ़ेगी, देयर विल बी अ स्टेज व्हेन इट स्टॉप्स ड्यू टू इट्स रिपल्शन, एंड उसी रिपल्शन के कारण फिर ये वापस आएगा। ठीक है, ये कम से कम कितना पास जा सकता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, as it is going up its velocity is decreasing and at a certain stage it stops and then comes back. The same way it is coming towards the nucleus, इसकी velocity कम होती जा रही है, momentarily it stops somewhere and then comes back. ठीक है, कितनी पास जा सकता है न्यूक्लियस के, उस डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कल इसका मैथमेटिकल पार्ट।